A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाने वाला हूँ, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में सॉल्व करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 440 वॉट ऊर्जा लेता है। यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हमें इस क्वेश्चन में दी हुई हैं, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर, यानी हमें यहाँ पे V की वैल्यू कितनी दी गई है, V की वैल्यू हमें दी गई है 220 वोल्ट। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है कि 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 440 वॉट ऊर्जा लेता है, यानी ये P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 440 वॉट। तो यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं P की जो वैल्यू हमें दी गई है 440 और वॉट, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे हीटर के तार का प्रतिरोध निकालेंगे, यानी रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हीटर के तार का प्रतिरोध हमें मालूम नहीं है, मैं यहां पे मान लेता हूं कि माना हीटर के तार का प्रतिरोध R ओम है। तो हम यहां पे बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है P = V² अपॉन में R होता है, लेकिन हमें यहां पे R की वैल्यू को निकालना है। तो R की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R को हम ले आएंगे आगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, R = V² और अपॉन में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब R की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। देखिए बेसिक फॉर्मूले की मदद से हमें ये फॉर्मूला मिला, R = V² अपॉन P। अब इसी में हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज को हम पुट करेंगे, देखिए V की जगह हम क्या रखेंगे, 220 वोल्ट, इसको रखेंगे, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 220 और गुणे 220, 2 बार हम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है P। तो P की वैल्यू जो है हमारी 440 वॉट ये क्वेश्चन में दी गई है। तो ये 440 ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44 होता है, और ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 तो यहाँ पे रहेगा ही। यानी R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, R की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 110 ओम, यानी हीटर के तार का प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस था वो हमने कितना निकाल लिया, 110 ओम निकाल लिया। अब चलिए मैं इसको साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। R की वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 110 ओम, ये मैंने यहां पे साइड में लिख दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे कंडीशन क्या दी है, यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 440 वोल्ट पर शक्ति निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 440 वोल्ट पर शक्ति को अब हम यहां पे निकालेंगे। अब हमारी यहां पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू यहां पे 440 वोल्ट हो जाएगी,
ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हमारी यही कंडीशन दी हुई है आगे कि यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी। तो अब हमारी V की वैल्यू जो हो जाएगी 440 वोल्ट हो जाएगी। अब हम 440 वोल्ट पर शक्ति निकालेंगे तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे P = V² और अपॉन में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो देखिए V की वैल्यू अब क्या है हमारी 440 वोल्ट है, तो 440 वोल्ट हम यहां पे रखते हैं V की जगह, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, देखिए 440 और गुणे 440 हम 2 बार यहां पे लिखेंगे क्योंकि V² है, और अपॉन में R की वैल्यू जो हमने निकाली वो क्या है 110 ओम। इसीलिए हमने यहाँ पे R की वैल्यू को निकाला था क्योंकि वैल्यू हमें यहाँ पे लाके पुट करना था, नहीं तो फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। तो देखिए अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44 होता है। अब देखिए 440 की मल्टीप्लाई 4 में करवाइए तो 440 की मल्टीप्लाई जब आप 4 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 1760 और किस में आएगा, वॉट में आएगा। P की वैल्यू को हमने निकाला है और वो भी 440 वोल्ट पर हमने निकाला, ध्यान रखिएगा। तो 440 वोल्ट पर शक्ति P की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1760 वॉट। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं जो हमने वैल्यू निकाली P की, हमें क्या मिली, हमें यहां पे वैल्यू मिल गई 1760 और वॉट में आई हुई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और ये 440 वोल्ट पर हमने शक्ति निकाली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमसे क्वेश्चन में यहां पे पूछा गया था यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी, ये हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा, यही तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे वॉट गुणे घंटा और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में होता है 1000। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया हुआ है इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। तो देखिए वॉट, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 440 वोल्ट पर जो हमने निकाली हुई थी शक्ति, यहाँ पे क्या आई थी, ये आई थी 1760 वॉट। तो वॉट की जगह रखेंगे 1760 और गुणे घंटा, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 घंटे चलाया जाए, यानी घंटे की वैल्यू यहाँ पे 15 होगी और अपॉन में आपका 1000, ये तो रहेगा ही फॉर्मूले में, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, जो 1760 गुणे 15 अपॉन में 1000 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 26.4 किलोवाट घंटा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26.4 किलोवाट घंटा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 26.4 किलोवाट घंटा ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको एक एक स्टेप यहाँ पे डिटेल में समझा दिया, इसलिए समझाया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार, और इस टाइप का मैंने आपको ये दूसरा क्वेश्चन कराया है इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व कराया था, वहां पे संख्याएं बस कुछ और दी गई थी, क्वेश्चन आपका सेम यही था। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने फॉर्मूले यहां पे यूज हुए इस क्वेश्चन में उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए एक तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन ए में आपका लिखा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम यहाँ पे लिखा है जे थॉमसन। फिर इसके बाद ऑप्शन बी में दिया है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम लिखा हुआ है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और ऑप्शन सी दिया है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम लिखा है जेम्स चैडविक। और ऑप्शन डी दिया है पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता का नाम यहाँ पे मैक्सवेल लिखा हुआ है। तो इन चारों में से कौन सा मिलान गलत है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, जो पॉजिट्रॉन के खोज करता है वो मैक्सवेल नहीं है, तो फिर कौन है, तो पॉजिट्रॉन की खोज की है कार्ल एंडरसन ने। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, किसने की है,
कार्ल एंडरसन ने की है। इसको नोट कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन 2 बार कराया हुआ था कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, तो ये की है कार्ल एंडरसन ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने की नहीं है, तो यही मिलान आपका जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने ही की है। इनका पूरा नाम जोसेफ जॉन थॉमसन है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी दिया था प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही की है। देखिए रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, ध्यान रखिएगा। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने ही की है। ये तीनों मिलान सही थे, लेकिन जो डी वाला था ये गलत था। पॉजिट्रॉन की खोज मैक्सवेल ने नहीं, कार्ल एंडरसन ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ये आसानी से याद नहीं हो रहा है, आप भूल जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूं। ये चारों आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। इनके खोजकर्ता के नाम आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पकी ईट पर नाचे। बस इतना आपको याद करना। अभी मैं आपको इस ट्रिक का मतलब समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पे पा लिखा है, पकी लिखा हुआ, पकी में पा ये लिखा है, तो पा से क्या हो जाएगा, पा से हो जाएगा पॉजिट्रॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा, पा से पॉजिट्रॉन, और का से यहां पे हो जाएगा कार्ल एंडरसन, क्योंकि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, कार्ल एंडरसन ने की है ना। तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। कार्ल एंडरसन, ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया हुआ है। तो देखिए पकी में पा से मतलब क्या हो जाएगा, पा से मतलब पॉजिट्रॉन हो जाएगा, और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, कार्ल एंडरसन ने। तो देखिए का से, देखिए पा से पॉजिट्रॉन और का से यहां पे मतलब हो जाएगा कार्ल एंडरसन, ये आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद ई यहां पे लिखा है, ई से मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और टा से मतलब मान लीजिए आप थॉमसन, ठीक है। देखिए थॉमसन को टॉमसन भी बोला जाता है, तो इसीलिए देखिए ई से इलेक्ट्रॉन और टा से आप टॉमसन यानी थॉमसन, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पर लिखा है, पा से क्या हो जाएगा, पा से प्रोटॉन, और इसकी खोज किसने की है, रा से रदरफोर्ड ने। तो पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, ऐसे आप याद कर लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में क्या है, नाचे, तो ना से यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, जेम्स चैडविक ने। तो चा से क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। तो आप ऐसे इस ट्रिक को कनेक्ट करके यहां पे बड़े आसानी से खोजकर्ता के नाम याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बस इतना याद कर लीजिए, ये चारों आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी ये ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सवेल ने पॉजिट्रॉन की खोज नहीं की है, कार्ल एंडरसन ने की है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक न्यूमेरिकल दिया है, और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन लिखा है कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तार में ऊर्जा होगी, ये हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले टी यानी समय की वैल्यू हमें कितनी दी है, टी इज इक्वल टू यहां पे दिया है 2 मिनट, ये दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 2 × 60 कर दीजिए, बस आपको पता चल जाएगा, जो कि हो जाएगा 120 सेकंड, ये हो जाएगा। तो 2 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 120 सेकंड। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 120 और सेकंड, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद दिया है कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर V की वैल्यू यहां पे कितनी दी है, 12 और वोल्ट दी गई है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद जोड़ने पर 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो धारा I की वैल्यू क्या दी है, 3.5 एम्पियर। तो यहां पे मैंने ये लिख दिया। तो तार में ऊर्जा होगी, ये हमसे यहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तार में ऊर्जा ये हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हमारा होता है,
फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ पे VIT, बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, VIT। तो तार में ऊर्जा जब हम निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नीचे में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तार में ऊर्जा इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, VIT, बस। अब देखिए इसी में सभी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो V की वैल्यू यहां पे क्या है, V की वैल्यू 12 वोल्ट, ये मैंने यहां पे रख दी। फिर इसके बाद I की वैल्यू 3.5 एम्पियर, ये मैंने पुट कर दी। फिर इसके बाद T की वैल्यू जो हमारी है वो है 120 सेकेंड, क्योंकि 2 मिनट दिया था, हमने सेकेंड में चेंज किया था, तो 120 सेकेंड। अब देखिए 12 की मल्टीप्लाई 3.5 में, फिर इसके बाद यहाँ पे इंटू 120 दिया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 5040, और किस में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि ऊर्जा पूछा गया था, ठीक है। तो क्या आएगा, 5040 जूल। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो जो चीजें दी गई थी उसको लिखना था, फिर फॉर्मूले को अप्लाई कर देना था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में शायद ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि 226 परमाणु भार तथा 88 परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व से 2 अल्फा कण निकलने के बाद प्राप्त तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, अरिहंत की बुक का क्वेश्चन है। आप रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में जाइएगा अरिहंत के बुक में, वहां पे शायद एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, और वही एग्जाम्पल आपका आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है 2018 के। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जब मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए यहां पे अल्फा कण की बात हो रही है, तो मैं आपको डिटेल में बता दूं कि किसी तत्व में, ध्यान रखिएगा, किसी तत्व में एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई की कमी तथा परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी होती है। ये एक अल्फा कण के लिए कंडीशन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। किसी तत्व में एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई की तथा परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहले क्या है यहां पे, देखिए पहले परमाणु द्रव्यमान बोलिए चाहे परमाणु भार बोलिए, बात एक ही होगी। तो पहले परमाणु भार क्या है, 226 है, और पहले परमाणु क्रमांक क्या है यहां पे, 88 है। फिर इसके बाद कंडीशन दी गई यहां पे कि 2 अल्फा कण निकलने के बाद, देखिए जब 2 अल्फा कण निकल जाएगा तो परमाणु भार क्या हो जाएगा, तो परमाणु भार आपका यहां पे हो जाएगा 218। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि किसी तत्व में एक अल्फा कण, ठीक है, किसी तत्व में एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु भार या फिर आप बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई की कमी आती है। कितने, 4 इकाई की कमी होती है। ये एक के लिए है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 2 अल्फा कण निकलने के बाद पूछा जा रहा है, 2 अल्फा कण निकल रहे हैं। तो देखिए एक अल्फा कण निकलेगा तो 4 इकाई की कमी होगी, तो क्या हो जाएगा, 222 हो जाएगा। लेकिन यहां पे 2 अल्फा कण है, यानी एक और निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 की कमी और हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, 218 हो जाएगा। ये परमाणु भार, ठीक है। अब इसके बाद परमाणु क्रमांक पे आइए। देखिए अगर एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता तो यहां पे परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी आती,
86 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा कण की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 की कमी और हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 84। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन था कि 226 परमाणु भार तथा 88 परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व से 2 अल्फा कण निकलने के बाद प्राप्त तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान संख्या जो होगी अब 218 होगी और परमाणु क्रमांक क्या होगा, ये होगा 84 यानी 84। तो 218 और 84 ये कहां पे दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप चैप्टर जाके पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी वाला 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको चैप्टर मिल जाएगा। तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता दे रहा हूं कि किसी तत्व में एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में या फिर परमाणु भार में 4 इकाई की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 2 अल्फा कण निकल रहे थे, साफ साफ लिखा है कि 2 अल्फा कण निकलने के बाद देखिए एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु भार क्या हो जाएगा, 222 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा कण लिखा हुआ है तो फिर से यहाँ पे 4 की कमी और हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 218 हो जाएगा। ठीक है, यानी परमाणु भार 218 हो जाएगा ये वाला। फिर इसके बाद परमाणु क्रमांक देखिए 2 अल्फा कण निकल रहे हैं, अगर एक निकलता तो सबसे पहले 88 से क्या हो जाता, 86 हो जाता, लेकिन 2 निकल रहा है यानी एक अल्फा कण और निकल रहा है तो 86 से क्या हो जाएगा, 2 इकाई की कमी और हो जाएगा 84। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 218 और 84। एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन था। मैं आपको बता दूं जब 2020 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था उसके एक दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था और कहा था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो जो मैं आपको करवाता हूं उसकी प्रैक्टिस कर लिया कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था और सेम क्वेश्चन आपका आया, बस यहाँ पे ये संख्याएं बदल दी गई लेकिन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सेम वही था। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होने वाला, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी। इसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू हमें दी गई है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है M की। देखिए 2000 ग्राम पानी का ताप, ठीक है 2000 ग्राम, देखिए यानी द्रव्यमान M की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये M की वैल्यू हमें दी गई है 2000 ग्राम। ये मैंने यहाँ पे देखिए साइड में ऊपर लिख दिया, आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद देखिए एक चीज आपको इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ये आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना होगा, जो S की वैल्यू है। देखिए पानी की बात यहाँ पे हो रही है तो मैं आपको बता दूं S से मतलब यहाँ पे हो जाएगा जल की विशिष्ट ऊष्मा से। तो देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, वो होती है 1 कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पर ग्राम और डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये एक चीज आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ये आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना होगा। यहां पे पानी की बात हो रही थी, जल की बात, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा
S इज इक्वल टू यहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, तो देखिए ये डेल्टा टी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा टी को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस में से हम यहाँ पे लेस करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस को, बस इतना हमें करना है। अब सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। m की वैल्यू हमारी क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे 2000 ग्राम, तो ये 2000 ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इनटू s की वैल्यू क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो s की जगह हम रखेंगे 1, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये आपको अपनी तरफ से रखना था। मैं आपको बता दूं सेम ऐसा ही क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया था। वहां पे आपको ये जो विशिष्ट ऊष्मा है जल की, ये दी हुई थी ब्रैकेट में करके, लेकिन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं दी गई थी, ध्यान रखिएगा। तो 2000 गुणे 1 ये हो जाएगा, इनटू डेल्टा टी। देखिए डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस में से हम 10 डिग्री सेल्सियस को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा ना, तो यही मिलेगा, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए 2000 गुणे 1 और गुणे 40, इन सबको यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करवा लीजिए, और मल्टीप्लाई करवाने पर आपको क्या मिलेगा, 80,000 कैलोरी, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, जब 2020 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, पेपर के एक दिन पहले मैंने यही क्वेश्चन करवाया हुआ था, बस वहां पे संख्याएं अलग दी हुई थी, सेम कॉन्सेप्ट था, और वहां पे देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा भी दी गई थी, और ये करवाया हुआ था और आपके पेपर में आया भी हुआ था। मैं आपको बता दूं 2020 में मैक्सिमम वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने करवाए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 80,000 कैलोरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिखने में आपको ये क्वेश्चन छोटा लग रहा होगा, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में एक यहाँ पे चेंज क्या किया गया था, यहाँ पे जल की विशिष्ट ऊष्मा ही नहीं दी गई थी। अगर आपको जल की विशिष्ट ऊष्मा नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन ही आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 के कितने भार की आवश्यकता होगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर प्रैक्टिस होगी नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सोचे कि पहली बार ये क्वेश्चन आया है और मैं सॉल्व कर लूंगा, तो नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्या दिया, 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 के कितने भार की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या दिया है, CaCO3, ये मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, CaCO3 ये मैं यहां पे सबसे पहले लिख देता हूं। तो CaCO3 ये मैंने यहां पे लिखा, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CaO प्लस CO2, ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे CaCO3 का यहाँ पे एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे, परमाणु भार को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो CaCO3 में Ca से मतलब किससे होता है, कैल्शियम से, और कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, वो होता है 40, क्या होता है, 40 होता है। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे C से मतलब कार्बन, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, यानी 40 प्लस 12 करेंगे। फिर इसके बाद प्लस का साइन O3 लिखा, O से मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 3 करेंगे, 16 3 कितना होता है, 48 होता है। तो इन सबको अब ऐड कर लीजिए, 40 प्लस 12 प्लस 48 आपको क्या मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा ना, यही तो मिलेगा। यानी CaCO3 का एटॉमिक वेट जो हमें मिला है वो मिला है 100 ग्राम। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे 100 ग्राम लिख दे रहा हूँ, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ग्राम परमाणु भार हमने यहाँ पे सबसे पहले निकाला है, तो 100 ग्राम ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए बात हो रही है 2.2 ग्राम CO2 की, तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे CO2 इसका भी एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना होगा, परमाणु भार। तो CO2 का निकालेंगे, देखिए CO2 में C से मतलब कार्बन,
कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है परमाणु भार वो 12 होता है, प्लस इसके बाद O2 लिखा है, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 2 यानी 32 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 12 प्लस 32, इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 44 और ग्राम में मिलेगा। ठीक है, ग्राम में ये मिलेगा। तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे 44 ग्राम लिख दे रहा हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल में सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2, इसका हमने निकाला एटॉमिक वेट, ये क्या मिला 44 ग्राम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 44 ग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 44 ग्राम CO2 के लिए, 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, आवश्यक CaCO3 इज इक्वल टू कितनी है, यहां पे है 100 ग्राम। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, इस स्टेप को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक CaCO3 कितनी है, देखिए ये 44 ग्राम CO2 है, इसके लिए आवश्यक CaCO3 कितनी है, यहां पे 100 ग्राम है ना, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 2.2 ग्राम। ठीक है, तो क्या करेंगे 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम लिखेंगे CO2 के लिए आवश्यक, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे आवश्यक CaCO3 क्या हो जाएगी इज इक्वल टू, अब यहां पे सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 इंटू 2.2 के लिए निकाल रहे हैं तो 2.2 तो आपका रहेगा ही, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 44। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। देखिए ऊपर क्या था 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक CaCO3 कितनी थी, 100 ग्राम थी ना, तो जब हम 2.2 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक CaCO3 इज इक्वल टू इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 2.2, क्योंकि 2.2 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं, और अपॉन में आपका ये 44 ये आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2.2 है, यहां से जब इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो नीचे यहां पे आपका 1 0 ये बढ़ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 22 1 जा 22 हो जाएगा, 22 2 जा 44 और ये 0 तो रहेगा, ये 21 जा 20 और 25 जा 100, क्या मिला 5, और किस में ग्राम में, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यानी 2.2 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक CaCO3 इज इक्वल टू कितनी मिली हमें 5 ग्राम मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार आ सकता है, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपनी अरिहंत की बुक में नहीं देखने को मिलेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ही बता दे रहा हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है Na2S4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, S की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ही आएगा, और सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है Na2S4O6 ये आपका दिया हुआ है, इसमें हमें S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है Na यानी सोडियम, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है, क्या होता है +1, तो ये लिखेंगे। और कितने सोडियम है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं Na2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे जो आपका Na2 लिखा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे 2,
तो यहाँ पे मैंने लाके 2 लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर इसके बाद s की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी ही है और कितने हैं 4 हैं। तो देखिए s को हम क्या करेंगे x मान लेंगे और 4 है यानी 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x, यानी S4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4x। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x, ये मैंने लिख दिया प्लस का साइन। उसके बाद O6, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और कितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं 6 हैं, तो 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। अब ये -12 यहाँ पे माइनस है और ये प्लस का साइन, प्लस माइनस मिलके यहाँ पे अब क्या हो जाएगा माइनस, यानी O6 यहाँ पे लाके हम क्या लिख सकते हैं -12। तो यहाँ पे क्या करेंगे मैं लिख देता हूँ लाके -12, यहाँ पे प्लस हटेगा क्या हो जाएगा -12 और इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि Na2S4O6 के ऊपर कोई चार्ज तो यहाँ पे लगा नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ नहीं फिर आपको दिखेगा नहीं, -12 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4x ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये -12 है और ये +2 है, तो माइनस प्लस मिलके यहाँ पे माइनस तो हो जाएगा और आएगा माइनस में 10, क्योंकि माइनस में 10 इसलिए आया क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा और प्लस का छोटा है। तो 4x - 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे 4x इज इक्वल टू, देखिए -10 जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। या फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन में 4, ये 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 होगा। अब 10 में से 8 को लेस करेंगे 2, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2.5, यानी कुल मिला के हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू जो हमें मिल गई 2.5 मिल गई। ठीक है, देखिए 10/4 ये हमें मिला हुआ था। अब देखिए 4 से जब इसमें करेंगे तो ये 4 × 2 = 8, 10 में से 8 जाएगा 2, अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 4 × 5 = 20, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2.5 यही तो आएगा। यानी x की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिल गई 2.5, जो कि हमने s की ऑक्सीकरण संख्या मानी थी। तो 2.5 कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके अलग से पूछे आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पहले पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 वेबर/मीटर² तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁻7 यानी 3 × 10⁻7 मीटर/सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल होगा, यानी F की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है, E की वैल्यू हमें यहाँ पे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें यहाँ पे दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका यहाँ पे दिया है। ये कुल मिला के हमें Q की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ठीक है, QVB sin थीटा, इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन 10 वेबर/मीटर² तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, B की वैल्यू यहाँ पे दी है 10 वेबर/मीटर², ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है कि तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत बात हो रही है, यानी यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत की बात हो रही है, लंबवत लिखा हुआ है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो थीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 90 डिग्री ये दिया गया है, लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद
3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। यानी v की वैल्यू, v से मतलब जो आवेश का वेग है ये हमें कितना दिया है, 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पे कार्य करने वाला बल होगा। तो देखिए जो आवेश Q की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वही हो जाएगा। यानी Q की वैल्यू हमें यहाँ पे ब्रैकेट में दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये आपकी दी हुई है। और हमें यहाँ पे F की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, क्योंकि कार्य करने वाला बल यही तो पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे। तो देखिए Q की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, Q की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो लिखा हुआ है वो दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद V की वैल्यू कितनी दी है, वेग कितना दिया है हमें, v की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻⁷, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद b की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू जो हमें दी है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू नीचे मैं यहां पे 10 कर दे रहा हूं। फिर इसके बाद साइन थीटा, साइन लिखूंगा और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ये दी गई है। इतना आप समझ गए होंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए अगले स्टेप में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका एज इट इज यहां पे रहेगा, इंटू 3 इंटू 10⁻⁷, ये भी आपका एज इट इज रहेगा। फिर इंटू है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू देखिए यहां पे, देखिए 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू उसके बाद यहाँ पे 10 भी है, ये 10 जो आपका है तो इंटू 10 में यहाँ पे लिखूंगा। फिर इसके बाद इंटू में यहाँ पे साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा लास्ट में, तो 10 गुणे 1 हमारा 10 ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अब आपका 10 ही बचेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 और 1 की मल्टीप्लाई 10 में, तो 10 ही तो बचेगा। तो बचा क्या हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ और इंटू 10। तो देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है और इंटू में अब देखिए 3 गुणे 10 की घात 7 और एक 10 यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 की घात 8 यानी 10⁻8 हो जाएगा। ये जो एक 10 है ये वाला 10 इसी पावर में ऐड हो जाएगा। तो लास्ट तक हमें क्या मिला है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और गुणे में 3 गुणे 10 की घात 8। अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूं, पहले इतना नोट कर लीजिएगा, जो लास्ट वाला स्टेप है ये मैं लाके यहाँ पे लिखूंगा, जो हमारा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और गुणे में यहाँ पे 3 गुणे 10 की घात 8, ये हमारा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू में हमारा क्या था, इंटू में था 3 इंटू 10⁻8, ये था, ये इतना मैंने यहाँ पे लाके लिखा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1.6 जो है ये, इसकी मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए पहले 3 में, तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4.8, ये मिलेगा इंटू, अब देखिए 10⁻⁻19 है यहाँ पे और 10⁻+8 यहाँ पे है, तो देखिए प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और सॉल्व करने पर 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 की पावर निगेटिव में आएगी -11, ठीक है, और किस में, न्यूटन में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस की पावर बड़ी थी, -19 था और +8 था, तो माइनस प्लस मिलके यहाँ पे लेस तो हो जाएगा, लेकिन पावर जो आएगी निगेटिव में, यानी 4.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो मैंने आपको एक एक स्टेप इस क्वेश्चन का समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके पहले वाला स्टेप में आपको एक बार फिर से बता देता हूं, हो सकता है उधर मैंने लिखा हुआ था काफी
जगह कम थी, आपको समझ में ना आया हो तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखिए इसके पहले हमें क्या मिला हुआ था, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻8 था। इसके पहले हमें मिला था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये लिखा हुआ था, इंटू 3 इंटू 10⁻7 ये मिला हुआ था, ठीक है, ये था, और इंटू में 10 ये बचा हुआ था। जब इस 10 को हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए 10⁻7 था, इसको इस 10 को इसमें हम पावर में हमने मिला लिया तो ये आपका 10⁻8 हो गया, ठीक है। ऐसे 10⁻8 आया था, ऊपर मैंने आपको बताया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक कीजिएगा, बहुत पहले पूछा गया है, 3 से 4 बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। देखिए 2 लिखा है, 2 को हम ट्वाइस पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता होगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। तो जैसे आपको ऑप्शन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। अगर ये ऑप्शन में होगा तो इस पे टिक करेंगे, अगर ये होगा तो इस पे टिक करेंगे, और दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और अधिकतम आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेगा जो यहाँ पे लिखा है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके बनाती है। अरिहंत की बुक में सर्च करेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अरिहंत की बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन अदर कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको 3 से 4 बुक से प्रिपरेशन करवाता हूं, एक ही बुक से नहीं पढ़ाता हूं, सभी बुक्स के क्वेश्चंस को मैं मिक्स करवा के आपको करवाता हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अरिहंत की बुक से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, दूसरी बुक से पूछ लिए जाते हैं। 2020 में ऐसा ही हुआ था, अरिहंत की बुक से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अदर बुक से भी पूछे गए थे, और जो दूसरी बुक से पूछा गया था उसी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा था और आपको क्वेश्चन मिल गया। तो देखिए इसीलिए मैं आपको अलग अलग बुक के क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सोडामाइड होगा। अब कैसे आता है चलिए मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन यहाँ पे कि अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके बनाती है। तो देखिए जब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन क्या मिलेगी, रिएक्शन हमें मिलेगी 2Na प्लस 2NH3, ये रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 2NaNH2 प्लस H2, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। ये पूरी रिएक्शन यहाँ पे है, रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो हमें यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके बनाती है, तो हमें यहाँ पे ये मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है 2, फिर इसके बाद NaNH2, इस पे ध्यान दीजिए, जो लिखा है NaNH2, इसको हम किस नाम से जानते हैं, जो NaNH2 है इसको हम सोडामाइड के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सोडियम एमाइड। मैं आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है, सोडियम एमाइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोडियम एमाइड बोलते हैं, और हिंदी में सोडामाइड लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता और ये क्वेश्चन मैं आपको ना करवाता तो आप कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि ये आपकी बुक में कहीं क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, अरिहंत के बुक में नहीं दिया है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको अरिहंत के बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सोडामाइड होगा, इंग्लिश में बोलते हैं
सोडियम एमाइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में अभी तक मैंने आपको टोटल, आज ये तीसरा पार्ट था और तीनों पार्ट को मिला के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के लिए भी क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।